हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताने के लिए मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट क्या बता रहा हूं कि कोई बहुत छोटे पार्टिकल दो नेचर रखते हैं, जबकि हमारे डेली लाइफ में इस तरीके का कोई एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिलता है। जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख पाते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स को, उनके लिए ये बिहेवियर है। क्या नाम देते हैं हम उन बहुत छोटे पार्टिकल को? उनको नाम देते हैं हम क्वांटा या क्वांटम। इसीलिए इसका नाम क्वांटम फिजिक्स पड़ा है। इस साइंस का नाम, जो कि एक मॉडर्न ब्रांच है साइंस की, इसका नाम पड़ा है क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स, जिसमें बहुत छोटे पार्टिकल दो बिहेवियर शो करते हैं। मैटर की तरह से है तो इसमें इसकी कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाएगी? मास देखा जाएगा। एनर्जी तो होती है मैटर में, एनर्जी भी देख सकते हो। मोमेंटम देखा जाएगा इसका। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, mv को बोल रहे होते हैं। अगर मैं इसे कभी रेडिएशन मानता हूं तो रेडिएशन वेव की तरह से मूव करते हैं। वेव अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन हम वेव के नेचर को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जस्ट हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो वेव लेंथ होगा इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी होगी इसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी, इसकी कोई एक प्रॉपर्टी टाइम पीरियड होगा, एम्पलीट्यूड होगा, जो यहां मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसका वेव का, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए बोलते हैं हम। तो ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज बहुत छोटे पार्टिकल में पाई जाती हैं। मास भी होता है, उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। एक एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लास शुरू की तो आपको बताया, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, ऐसे चल रही है। ये इलेक्ट्रॉन का मास भी है, इसके साथ रिलेटेड कोई वेव भी है, जो आपस में रिलेटेड हैं। अब यहां ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, इसका रिलेशन मेजरमेंट के साथ है। मेजरमेंट हम करते हैं, जैसे मान लो कोई एक बड़ा प्लेग्राउंड है कहीं, उस प्लेग्राउंड में कोई एक बॉल मूव की, ये बॉल जो है चल रही है, तो हम किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक टाइम पर, मान लो एग्जैक्टली 2:49 पर मैं बता सकता हूं कि ये बॉल इस पूरे ग्राउंड में कहां है, इसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन। दैट मींस एक वर्ड आ गया, पोजीशन। पोजीशन में कैसे बता सकता हूं? मैं बता सकता हूं कि ये बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में है, ये इस राइट वाले कॉर्नर से 2 मीटर की दूरी पर है, लेफ्ट वाले के ऊपर वाले कॉर्नर से
15 मीटर की दूरी पर है, नीचे वाले कॉर्नर से ये 4 मीटर की दूरी पर है, तो पोजीशन मैं इसकी बता सकता हूं एग्जैक्ट टाइम पर। किसी भी तरह से कोई भी वे हो सकता है, मेजरमेंट का तरीका हो सकता है। साथ के साथ अगर आपसे कहा जाए कि बिल्कुल ठीक इसी टाइम पर 2:49 पर आप इसकी वेलोसिटी भी बताओ बॉल की, कि कितनी स्पीड से चल रही थी, तो ये दोनों चीजें हम मेजरमेंट करके बता सकते हैं। तरीके होते हैं, आजकल तो कैमरे हैं और सारी चीजें हैं। क्रिकेट की बॉल की, बॉलर की स्पीड, बॉल की स्पीड पता चल जाती है, कितनी फास्ट बॉल गई है, कितनी स्लो गई है, कितना स्विंग हुआ है, कितनी स्पिन हुई है, लोकेशन, पोजीशन, सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो चीजों से रिलेटेड है, किसी पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी। अच्छा, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके मेजरमेंट में कुछ कमी भी निकलती है कई बार, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी भी होती है। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी का मतलब है कि हमने नाप ली इसकी पोजीशन, सपोज करते हैं मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच है, यहां से इतना डिस्टेंस, जितना इधर, जितना इधर, उतना ही इधर, बिल्कुल बीच में। और ने मेजरमेंट तो कर लिया, लेकिन हमारे मेजरमेंट में कुछ एरर है। मींस हमारे पास जो मेजरमेंट का तरीका था उसमें एक्यूरेसी 100% नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने इसकी पोजीशन चेक की विद अनसर्टेनिटी ऑफ ±1%। ±1% अनसर्टेनिटी का मतलब कि ये 1% चांस है कि अपनी पोजीशन से इधर उधर हो, आसपास हो। या परसेंट के अलावा मैं बोल सकता हूं ±0.1 मीटर, यानी जहां मैंने इसको अपनी लोकेशन दी है उससे ये 0.1 मीटर इधर, 0.1 मीटर इधर, 0.1 मीटर इधर, 0.1 मीटर इधर हो सकता था बॉल। ये है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। एक तो बात हो गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। दूसरी वेलोसिटी, मैंने अपना आंसर रिपोर्ट किया ये कि ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल जा रही थी, लेकिन ये 100.2 मीटर पर सेकंड भी हो सकती थी। तो मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी आई, उतना एक्यूरेसी नहीं थी। 0.2 मीटर का पर सेकंड का अंतर यहां पर भी आ गया, तो ये कहलाएगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल छोड़ो, वो बाद की बात है, पहले ये समझो इसमें जो हम वर्ड यूज करेंगे अनसर्टेनिटी, उसका क्या मतलब है। अब मैं आपको ये यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई कि अनसर्टेनिटी का क्या मीनिंग है, तो मैं फिर अब आपको बताने जा रहा हूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। दोबारा से सोचो एक बात, बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बॉल जो होती है हमारी, क्रिकेट की बॉल होती है, फुटबॉल होती है, या कोई और कार है, कोई जा रही है किसी लोकेशन पर, तो हम बिल्कुल किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ठीक 2:55 पर कार की स्पीड क्या थी, कार की लोकेशन क्या थी, मैं बता सकता हूं। दैट मीन्स कार की पोजीशन बता सकता हूं, कार की वेलोसिटी बता सकता हूं। ये मेजरमेंट इस तरीके के हैं कि बहुत बड़े मेजरमेंट्स हैं। कार का मास बहुत ज्यादा होता है, कार का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है हमारे रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, लेकिन बड़े छोटे पार्टिकल्स के लिए ये मेजरमेंट ऐसे नहीं किए जा सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, जब कोई प्रोटॉन होता है, ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इतने छोटे पार्टिकल के मेजरमेंट के लिए हमें लाइट का इस्तेमाल करना होगा। लाइट का फोटोन जाएगा, फोटोन जब तक आएगा वापस यहाँ, आंख इसको जब तक ऑब्जर्व करेगी, मेजरमेंट करेगी, तब तक ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह चला जा चुका होगा।
दैट मीन्स हम एक रफ आइडिया दे सकते हैं इसकी पोजीशन का, एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकते। ये एक रूल जो दिया था हाइजेनबर्ग ने, रूल क्या दिया था? हाइजेनबर्ग ने रूल ये दिया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो घूमते समय वो वेव भी है एंड पार्टिकल भी है। इस तरह से वेव पार्टिकल दोनों की तरफ से घूम रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेजरमेंट इन पोजीशन एंड दूसरा हम उसकी पर्टिकुलर वेलोसिटी को, दोनों को इकट्ठा एक साथ परफेक्टली नहीं मान सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इसकी पोजीशन एंड इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ये डेल्टा पी को, ये मोमेंटम है इनफैक्ट, लेकिन मोमेंटम को, पी को मैं एम मल्टीप्लाइड बाई वी लिखूंगा। तो वी वेलोसिटी है, वी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, मास तो कांस्टेंट होगा उस पार्टिकल का। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होगा। तो आप यहां लिख दो, वी लिख दो तो भी करेक्ट है। ये डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी। एंड डेल्टा पी क्या है? वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी या मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, या तो ग्रेटर का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन या तो इक्वल होता है या ग्रेटर होता है h ओवर 4 पाई के कंपैरिजन में। h ओवर 4 पाई से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट या तो ज्यादा होता है या इक्वल होता है। अगर इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि कोई वैल्यू है, सपोज करते हैं मैं 50 कह रहा हूं, और ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, a मल्टीप्लाइड बाई बी का प्रोडक्ट है। मैंने a को डिसाइड कर लिया कि a ये है, तो b मुझे बिल्कुल पक्का पता चल जाएगा। अगर अनसर्टेनिटी की मैं बात करता हूं, इसको मैं कम करता चला जाता हूं तो इससे मुझे ज्यादा करते चले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्वल टू 50 लाना है। अगर मैं कह रहा हूं b 25 है और ये a 2 है, और इसको अगर मैं कम कर देता हूं, 1 कर देता हूं, तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको 5 कर देता हूं ए को, तो मुझे इसे 10 करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अब यह है क्या चीज? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन अगर बढ़ रही है तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। अनसर्टेनिटी कम होने का क्या मतलब है? कि हम उसको एक्यूरेसी से मेजर कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी जितना बढ़ेगी यानी हम उसका मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। अनसर्टेनिटी जितना कम होगी, मैं कह देता हूं कि 50% अनसर्टेनिटी है, मतलब आधे चांस हैं गलत होने के हमारे, मैं कहता हूं 1% अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी कम हो गई तो सर्टेनिटी ज्यादा हो गई, यानी 99% चांस ठीक होने के हैं, 1% चांस गलत होने के। तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी क्या चीज है? जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी एक वेलोसिटी है, एक इसका मोमेंटम है, एक इसकी वेलोसिटी है, एक इसकी पोजीशन है। पोजीशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्स एंड वी दोनों को हम 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। अगर मैंने इसकी पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से मेजरमेंट कर लिया तो वेलोसिटी का मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, जीरो पता है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अगर मैंने बोला कि ये 90% चांस इसके हैं सही होने के, तो इसके सिर्फ 10% चांस हैं सही होने के। तो जैसे जैसे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन बढ़ती चली जा रही है, तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम कम होता चला जा रहा है। यह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मैथमेटिकल फॉर्म मैंने बता दी।
और अगर इसे वर्बली बोलना चाहते हो तो बोलना तो बड़ा सिंपल है, बोलने में कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। क्या है, क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम को मैं कह सकता हूं क्या, पी, डेल्टा पी कह सकता हूं, या मोमेंटम की जगह मैं टर्म वेलोसिटी भी ले सकता हूं, क्योंकि P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई वी होता है। ये इक्वल हो जाता है मास मल्टीप्लाइड बाई वी। तो वी मास तो क्योंकि कांस्टेंट है तो मोमेंटम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मास क्योंकि किसी एक पार्टिकल का तो फिक्स होगा। दोबारा से मैं बता रहा हूं, किसी भी पार्टिकल की, पार्टिकल जब मैं बोल रहा हूं तो बड़े छोटे पार्टिकल की बात कर रहा हूं, अप्लाई कर लो बॉल पे भी, बड़ी बड़ी चीजों पे भी अप्लाई, लेकिन सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, अप्लाई तो वहां पर भी हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली पता करना किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली पता करना पॉसिबल नहीं होगा। वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम of any particle simultaneously at a particular time. It is not possible to measure both of the properties accurately. यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम इसे किस तरह से कहते हैं, जितनी बात मैंने बताई है उसको अब आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सोचो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्वेल बिहेवियर, यहीं से मैंने शुरुआत की थी, ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एक पार्टिकल है, ये मैटर भी है एंड रेडिएशन भी है, इसमें मास भी है, इसमें वेवलेंथ भी है। और स्टेट ये क्या करता है, बताता क्या है, किसी भी पार्टिकल के लिए पोजीशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम का साइमल्टेनियसली पता करना किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन और एनी स्मॉल पार्टिकल, किसी प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल वगैरह के लिए भी ये यूज की जा सकती है। जहां पर हम अगर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, ये वैल्यू आनी चाहिए। पी की जगह में क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम है तो मास तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो सकती है, वेलोसिटी डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी एंड मास। ये मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी के, ये मैं इक्वल रख सकता हूं किसके, डेल्टा एक्स, पी की जगह मैंने एम डेल्टा वी रख दिया। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी in measurement of position। डेल्टा पी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। इन दोनों का प्रोडक्ट या तो एच ओवर 4 पाई के इक्वल होगा या एच ओवर 4 पाई से ज्यादा होगा। एक डेफिनेशन ये हो गई फर्स्ट। दूसरी डेफिनेशन में क्या ले सकता हूं, मोमेंटम हटा दो, यहां अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये डेल्टा एक्स तो जो का तू है, ये मैंने डेल्टा वी रख दिया यहां,
डेल्टा इंडिकेट कर रहा है अनसर्टेनिटी को, यानी जो हमने वैल्यू रिपोर्ट की है उसमें कितना एक डेविएशन हो सकता है। ज्यादा डेविएशन है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है, कम डेविएशन है तो अनसर्टेनिटी कम है। तो ये बोला जाएगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। एक ही पार्टिकल का किसी एक टाइम पर बोला जा रहा है, अलग अलग टाइम पर नहीं। एक पार्टिकल किसी एक ही टाइम पर ये बोला जा रहा है। शॉर्ट में इसे बोल देते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और एच आप जानते हो कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच जो होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट होना चाहिए। और एम क्या होगा? मास, जो भी पार्टिकल ले रहे हो उसका मास, मास ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास, ये होना चाहिए। अब अगर मैं इसे आगे एलेबोरेट करता हूं, अनसर्टेनिटी मान लो इसमें 100% है, यानी हमें कुछ पता ही नहीं है पोजीशन के बारे में, तब हम 100% सर्टेनिटी के साथ डेल्टा पी बता सकते हैं। इसका मतलब ये है, दैट मीन्स दोनों चीजों को इकट्ठा एक साथ में एक्यूरेसी के साथ नहीं बता पाऊंगा। एक चीज बढ़ती जाएगी तो दूसरी चीज कम होती चली जाएगी। इसको आप ऐसे समझो कि ग्लास में अगर पानी है तो इतना भरा हुआ है, तो फिल्ड एंड हाफ, ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो ये वाला पोर्शन कम है। मैंने आधा फिल कर दिया तो ये वाला पोर्शन कुछ कम हो गया, ये बढ़ गया, ये और बढ़ गया तो ये कम हो गया, ये और बढ़ गया तो ये और कम हो गया। ऐसे 100% बिल्कुल ये फिल कर दिया अप टू ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक, एक ड्रॉप भी नहीं हम डाल सकता, तो इसका खालीपन 0 हो गया और फुलनेस इसकी 100% हो गई। यही कंडीशन अनसर्टेनिटी, अगर मान लो यहां बिल्कुल पूरी तरह से अनसर्टेन है ये, तो ये 100% सर्टेन हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है अब डेल्टा पी नापना। अगर ये 50% है तो ये 50% रहेगा। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब ये होता है। हम ये सब मेजरमेंट इस तरह से कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये पता रहनी चाहिए। डेल्टा एस का मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, डेल्टा पी का मतलब है मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हो रही है, मास है पार्टिकल का, एंड डेल्टा वी की बात अगर हो रही है तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है। अगर हम किसी पार्टिकल के लिए पोजीशन को बिल्कुल प्रिसाइसली मेजर कर पा रहे हैं तो अनसर्टेनिटी 0 है उसकी, इसका मतलब है 100% सर्टेन है। तो ऐसे केस में डेल्टा पी को तो हम बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। देखो इस बात का मतलब समझो, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड प्रिसाइसली, हमने 100% प्रिसाइसली का मतलब एक्यूरेटली, बिल्कुल कोई इसमें कमी नहीं है, पोजीशन बिल्कुल फिक्स बता दी, तो अब मैं मोमेंटम तो बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा, आसपास भी नहीं बता पाऊंगा बिल्कुल। कितना गलती का चांस है इसमें? अगर ये 0 है तो उसमें गलती का चांस इनफाइनाइट है, गलत ही गलत है, मतलब श्योरली गलत है। तो डेल्टा एक्स अगर 0 है तो डेल्टा पी इनफाइनाइट होना चाहिए। रिवर्स, अगर डेल्टा पी आपने 0 बता दिया, डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम 0 है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली हमने बता दिया डेल्टा पी को, तो अब पोजीशन नहीं बता पाएंगे। एक बार में एक ही चीज चलेगी। और अगर मैं ज्यादा एक्यूरेटली इसको बोलना चाहूं बात को, तो ये सारा का सारा खेल है प्रोबेबिलिटी का।
पॉसिबिलिटी का जो एक्यूरेट मैथमेटिकल टर्म है वो है प्रोबेबिलिटी। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये जो बोर ने बताया था कि किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से जब घूम रहा है तो उसकी पोजीशन हम 100% एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे। अगर हम वेलोसिटी जानना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी पता चली तो पोजीशन कुछ यहां कहीं प्रोबेबिलिटी होगी कि यहां कहीं आसपास यहां कहीं इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मैं बता पाऊंगा। मैं बता पाऊंगा कि कहीं यहां इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा या तो यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, और वो किस बात पर डिपेंड करेगा? डेल्टा एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो ये वाला एरिया बहुत बड़ा होगा, अनसर्टेनिटी कम है तो ये एरिया कुछ छोटा होगा जहां उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। यहीं से ऑर्बिटल का कंसेप्ट निकाला गया। इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल पढ़ेंगे, यहीं से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट निकाला गया। मतलब एक फिक्स लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि बस बिल्कुल एक पर्टिकुलर पाथ पर चला जा रहा है वो, और हमने किसी एक टाइम पर सपोज करते हैं 2:55 पे मैंने मेजर किया तो एग्जैक्टली इस पोजीशन पर निकला नहीं। अगर मैंने वेलोसिटी भी चेक कर रखी है इसकी तो या तो यहां होगा ये, या यहां होगा, या यहां होगा, या यहां होगा। ऐसे वेव की पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं कुछ एक डिसाइड कर सकता हूं कि ये पॉसिबिलिटी है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। दोबारा से देखो, अब इसको किसी भी एक इंस्टेंट पर हम दोनों चीजें, पोजीशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। एक चीज अगर आपने एग्जैक्टली बता दी तो दूसरी चीज में गड़बड़ निकलेगी। और इस चीज का फर्दर रिलेशन किस चीज के साथ है? प्रोबेबिलिटीज के साथ है। यानी कुछ एरिया न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम वेलोसिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं एक्यूरेटली तब हमें इनकी लोकेशन का नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर मैंने वेलोसिटी के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, वेलोसिटी मेजरमेंट सही तरीके से नहीं किया, तो हमें इनकी लोकेशन का कुछ पता चल जाएगा। दैट मीन्स कुछ एरिया ऐसे पाए जाएंगे जहां उनके इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं को आगे चल करके हम नाम देंगे कि ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर मोमेंटम हमने पता कर लिया, या मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप, पार्टिकल प्रिसाइसली कर लिया, तो पोजीशन हम बिल्कुल नहीं पता कर सकते। इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी है, मतलब श्योरिटी है कि हम नहीं, गलत ही मेजर कर पाए। ये बिल्कुल पक्की श्योरिटी आ जाएगी। ये है इनफैक्ट रिलेशन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डेल्टा एक्स का एंड डेल्टा पी का। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है या प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हमें एक एक क्वेश्चन दिया है, पढ़ो इसको। अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आधा तो पढ़ने पढ़ने में सॉल्व हो जाता है। ए गोल्फ बॉल हैज ए मास 40 ग्राम। बड़ी बॉल हो गई, मास ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी हम अप्लाई करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्पीड गिवन है इसकी 45 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 45 मीटर जा रही है। The speed can be measured within accuracy of 2%। 2% एक्यूरेसी से मेजरमेंट किया जा रहा है स्पीड का। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बात स्पीड की गई है एंड पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपसे पूछी गई है। तो मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूं इसका। अगर 2% की बात की गई है तो अनसर्टेनिटी मुझे निकालनी होगी इस पर्टिकुलर स्पीड के साथ। 2% का मतलब ये हो गया
कि मुझे अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट करना होगा किस तरह से, 45 मीटर पर सेकेंड ओरिजिनल स्पीड है और इसकी एक्यूरेसी है 2%। तो इसका मुझे 2% निकालना पड़ेगा। 45 का 2% मैंने निकाल लिया, कितना आ गया, 0.9 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। मास गिवन है मुझे इसका, बॉल का 40 ग्राम। तो क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू ही रखो, एच ओवर 4 पाई। पी की जगह मैं रख सकता हूं मास डेल्टा वी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। क्या मुझे कैलकुलेट करना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स मुझे कैलकुलेट करना है। डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। किसके इक्वल हो जाएगा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, 4, पाई की वैल्यू 3.14, कितने ग्राम, 40 ग्राम, कितने किलोग्राम, 40/1000 किलोग्राम। ये वैल्यू रखोगे किलोग्राम में कन्वर्ट करते हुए, एसआई यूनिट की बात करेंगे। एंड डेल्टा वी 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी, इसको जल्दी से करो। आपके पास कैलकुलेटर होगा या खुद भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। करके बताओ सब लोग। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में एक माइक्रोस्कोप यूज किया हमने। माइक्रोस्कोप देखने के लिए हमें फोटोन चाहिए, मींस किसी चीज को हमें देखना है, एक छोटे से पार्टिकल को देखना है। यहां से अगर आप उसे देखोगे तो ये कैसे दिखेगा, लाइट का रेडिएशन इस पर आकर के गिरेगा, ये यहां पर आएगा तो हम इसे देख पाएंगे। तो यहां से जो गिर रहा है वो प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है कि फोटॉन्स होते हैं, E इक्वल टू एच न्यू वाली बात हो रही है। ये फोटोन आकर के इस पर कोलाइड किया, इस फोटोन की बात यहां कर रहे हैं। ये फोटोन जो आकर के यहां इस पार्टिकल पर गिर रहा है, क्या बताने के लिए ये फोटोन इन्होंने इस पर इरेडिएट किया, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने के लिए। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने के लिए कितने डिस्टेंस के साथ, 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ये जो गिवन है, ये क्या चीज गिवन है, ये गिवन है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन।
फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। क्या निकालना है मुझे? डेल्टा वी निकालना है, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकालनी। डेल्टा वी विल बी एच ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय क्या आना चाहिए? ये आ जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एम। एच कितना है? प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ये अनसर्टेनिटी है। ये आएगा कितना? 0.1 मीटर में रखना है, लेकिन मुझे एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैल्यू पे ध्यान देना। क्या लिखा है ये मैंने? ये लिखा है इनफैक्ट एक ऐसी वैल्यू जो मीटर में है। किसके इक्वल हो जाती है ये? सोच के देखो। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10⁻10। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे? 10⁻⁻10। ये मीटर में लिख दी वैल्यू मैंने। यहां ध्यान देने की बात है। ये 0.1 गिवन था, 10⁻⁻10 किया, मल्टीप्लाइड बाय मास। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। क्या आना चाहिए मास इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये कैलकुलेशन करके आप जल्दी से मुझे बता कितनी है। जशन थोड़ी सी करेक्ट करो इसको, अपनी कैलकुलेशन को। थोड़ी सी गलती है इसमें। करो सब लोग। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अगर नहीं पता कर पा रहे हैं, वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी भी जानना चाह रहे हैं और पोजीशन भी जानना चाह रहे हैं, अगर ये दोनों चीजें हम इकट्ठी नहीं मेजरमेंट कर पा रहे हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। इसका मतलब ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये क्लू देता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो हमने मान लिए कि घूम रहे हैं, यहां बिल्कुल एग्जैक्ट एक फिक्स पाथ पर, ऐसा नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा सकता है, यहां, 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 इधर, इधर, इधर। कुछ लेकिन एरिया ऐसे हैं जहां उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। यानी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स पाथ नहीं है, एक हेजी सा एरिया होता है जहां ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी एटम के चारों तरफ। और हम इसको वर्बली ऐसे बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया या वो पर्टिकुलर रीजन, न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो स्पेस होता है,
उस न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस में वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उन एरिया को हम बोलते हैं कि ये ऑर्बिटल है। एक टर्म यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद इंट्रोड्यूस होता है और उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल, नॉट ऑर्बिट। ऑर्बिट एक अलग चीज है, ऑर्बिटल एक अलग चीज है। ऑर्बिट तो एक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है। जो बताए थे किसने? जो बताए थे, एक मॉडल जो दिया था, बोहर मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, उसमें बताया गया था ये। उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान करके ये किया था। लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं, कुछ रीजन, कुछ एरिया, जैसे यहां पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन यहां पाए जा रहे हैं, ज्यादा इधर पाए जा रहे हैं, तब हम इनको बोलते हैं। और ये ऐसे भी घूमते रहते हैं, पूरा का पूरा फैन की तरह से ऐसे भी घूमता रहेगा, यहां भी ऐसे भी वेव की तरह से घूमता रहेगा। इनको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। तो अगर डेफिनेशन देनी हो ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। कैसे डिफाइन करना? स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग of electron is maximum is known as ऑर्बिटल। कई सारे टाइप के ये ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल की बात अगर हम करते हैं तो ये कई सारे टाइप के ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल ये होते हैं। प्रोबेबिलिटी को एक पर्टिकुलर लिमिट में बांध करके हमने इनको कैटेगराइज किया। जो ऑर्बिटल होंगे, एक एस ऑर्बिटल होता है, एक पी ऑर्बिटल होता है, एक डी ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल। बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एफ ऑर्बिटल। एस पी डी के स्ट्रक्चर्स हम इमेजिन कर सकते हैं। जो एफ होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि बिल्कुल हम हमारे जस्ट लिखने में और इमेजिनेशन से बाहर जाएंगे। तो एक एक करके हम इनको डिटेल से करते हैं। पहली बार डेफिनेशन पर जोर दे रहा हूं मैं सारी। क्या है ऑर्बिटल्स? न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दोज स्पेस आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। ये बिल्कुल एक डेफिनेट पाथ को डिफाइन नहीं करते हैं कि बस जैसे हम पहले बोल रहे थे कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता चला जा रहा है, ऐसे नहीं। कुछ रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। अब इसको हम कैसे सोचें, अपनी डेली लाइफ से किस तरह से रिलेट करें? ऐसे सोच सकते हो आपकी, जैसे कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक इंसान है, मैं ही हूं सपोज करते हैं, तो मैं कहाँ हूंगा? आप इमेजिन करके देखो। इस टाइम आप बोलोगे फेज 4 में मेरा रेजिडेंस है। अब आप इसे फेज 4 तो बहुत बड़ा है, और फोकस करो, फेज 4 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मेरी कुछ बढ़ गई। फेज 4 में कोई एक रेजिडेंस है, वहां कोई हाउस है, उसमें मैं हूं।
अब हाउस में, मैं पूरे हाउस में तो नहीं फैला हुआ, इतना बड़ा तो मैं नहीं हूं कि भाई पूरे हाउस में फिक्स हो जाऊंगा। इसमें 3 4 5 रूम्स हैं, उनमें से कहीं एक में एक लोकेशन पर्टिकुलर, एक रूम में भी एक कहीं पर्टिकुलर पोजीशन होगी। तो प्रोबेबिलिटी की बात अगर की जाएगी तो फेज 4 के एक हाउस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गई मेरी, वो भी जब जब मैं कहीं बाहर नहीं निकला हूं। लेकिन हो सकता है मैं कहीं बाहर मार्केट में क्लास लेने के बाद मार्केट में चला गया, फिर आ गया बाहर, सवेरे वॉक करने चला गया, फिर आ गया बाहर। तो कोई एक एरिया फेज 4 उसके आसपास का पाए जाने का मेरा मैक्सिमम है। कुछ कम पॉसिबिलिटी ये है कि मैं हो सकता है कभी बाहर घूमने चला जाऊं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कम है। उससे भी कम पॉसिबिलिटी है कि मैं स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाऊं, उससे भी कम पॉसिबिलिटी है कि मैं बिल्कुल अब्रॉड जाऊं, हर तीसरे दिन नहीं जा सकता। तो प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां घूम रहा है, यहां घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये यहां नहीं हो सकता, होने को यहां भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी मैक्सिमम यहां है। पॉसिबिलिटी इसकी जहां पर मैक्सिमम वही ऑर्बिटल है, उसी एरिया को हम ऑर्बिटल बोलेंगे। तो कुछ रीजंस हैं, जैसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी ऑर्बिटल की शेप को, तो वो वाले एरिया हैं जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादातर पाए जाने के चांस होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। न्यूक्लियस में जीरो पॉसिबिलिटी होगी हमेशा, ये पक्की बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन की ये कह दो कि इसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो यहां पे भी होगी, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाएगा। ये न्यूक्लियस के बाहर बाहर चारों तरफ कहीं भी पाया जा सकता है। कुछ एरिया में पॉसिबिलिटी ज्यादा, कुछ एरिया में पॉसिबिलिटी इसकी कम रहेगी। तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो कई सारे टाइप के हैं। डेफिनेशन, पहली बात, क्या डेफिनेशन? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ मैक्सिमम होती है, उन एरिया को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें पहला एस ऑर्बिटल कहलाता है, और एस ऑर्बिटल एक स्फेरिकल होता है। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा एरिया है जहां स्फेयर है बिल्कुल। ऑर्बिट एक अलग चीज है, ऑर्बिटल एक अलग चीज है। ऑर्बिट भी यही होगा कहीं। अब इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन यहां भी पाया जा सकता है, यहां भी पाया जा सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटी है। एक हेजी सा जो एरिया हो जाता है, इस टाइप का ये एस ऑर्बिटल काउंट होता है। मैंने इसको सर्कुलर नहीं बोला, स्फेरिकल बोला है, बॉल होती है जैसे। एक्स एक्सिस में भी है ये, वाई एक्सिस में भी है ये, जेड एक्सिस में भी है ये, तीनों एक्सिस में है। यानी मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम हियर। यहां डेंसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इन पोजीशन पर डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी ज्यादा। स्फेरिकल रीजन में डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे बॉल होती है, वो टेनिस वाली बॉल होती है, उसमें थोड़ा सा रुआ रुआ सा ऊपर होता है, बस इस तरह से आप इमेजिन करें। एस ऑर्बिटल है ये, एस ऑर्बिटल, शेल नहीं, ऑर्बिट नहीं। ऑर्बिट एक अलग चीज है। डायरेक्शन की अगर बात करते हो तो एक सारे डायरेक्शन में है। सारे डायरेक्शन में होने का क्या मतलब है? कि ये स्फेरिकल है, किधर को भी चल पड़ोगे तो ये डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की मिलेगी। तो हम इसको कहते हैं इसलिए कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बस इलेक्ट्रॉन यहीं यहीं इस एरिया में पाए जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में पाए जा रहे हैं या वाई एक्सिस में पाए जा रहे हैं सिर्फ। नहीं, हर एक एक्सिस में, एक्स वाई जेड में, तीनों में इक्वली पाए जाते हैं।
तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक और इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल। दूसरी बात, एक बात तो ये होगी, किसी भी शेल के अंदर होंगे ना ये, भाई ऑर्बिटल कहां पाए जाएंगे, ऑर्बिट के अंदर। एक ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 1 में क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। हर एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर कौन रहेगा, ऑर्बिट में रहेगा ऑर्बिटल। जैसे कोई एक सिटी होता है, उस सिटी में कई सारी लोकेशंस होती हैं। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में बहुत सारी लोकेशंस हैं, अलग अलग सेक्टर, सेक्टर 20 है, सेक्टर 30 है, सेक्टर 21 है, सेक्टर 22 है, ये सारे सेक्टर्स हैं अलग अलग। लेकिन वो सब कहाँ हैं, चंडीगढ़ के अंदर है। तो सारे ऑर्बिटल कहाँ होंगे, ऑर्बिट के अंदर होंगे। वो ऑर्बिट एक ह्यूज एरिया होगा, कोई सिर्फ एक लाइन नहीं होगा कि बस ये ऑर्बिट ये हो गया। अब इस ऑर्बिट में ऑर्बिटल एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चारों होने जरूरी है, मैं कह रहा हूं हो सकता है। अब सेक्टर 100 नहीं है चंडीगढ़ में, नहीं है, हो सकता था, बड़ा होता, एरिया बड़ा होता तो होने की पॉसिबिलिटी थी। मिसिंग है, सेक्टर 13 नहीं है तो नहीं है, मिसिंग है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये किसी भी ऑर्बिट में जो एस ऑर्बिटल होता है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, और सबसे कम एनर्जी का ये ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल हैव मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब किसी भी ऑर्बिट के सारे ऑर्बिटल्स में सबसे कम एनर्जी एस की होगी। इसका मतलब ये है, किसी ऑर्बिट में अगर 4 ऑर्बिटल हैं तो उनमें से सबसे कम एनर्जी एस ऑर्बिटल की होगी। अब ऑर्बिट एक थोड़ी होगा, ऑर्बिट तो कई सारे होंगे। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, ऐसे ही हर एक शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें सबसे कम एनर्जी एस ऑर्बिटल की होगी, फॉर ए गिवन शेल की बात हो रही है, फॉर ए गिवन शेल। तीसरी बात, ये किसी भी ऑर्बिट के सारे ऑर्बिटल्स में न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। कोई हमारे पास एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में कई सारे शेल्स हैं, वो शेल्स के अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में सबसे नजदीक न्यूक्लियस के होगा एस ऑर्बिटल। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि हर शेल में 4 ही होंगे, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि हर एक शेल में 4 ऑर्बिटल होंगे, हर ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल होंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा है। हाँ, मैक्सिमम कितने भी हो वो मैं भी उस पर आ जाऊंगा कि किस शेल में कितने होते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है।
ये भी बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, यहीं के यहीं बता देता हूं। अगर शेल नंबर 1 होता है, ये आगे की बात है लेकिन मैं सिंपल करके बता रहा हूं, तो आप सोच सकते हो शेल नंबर 1 में ऑर्बिटल टोटल होंगे सिर्फ एक। शेल नंबर 2 में ऑर्बिटल होंगे टोटल 1+3 यानी 4। शेल नंबर 3 में 1+3 प्लस शेल नंबर 3 में अगर टोटल काउंट करते हैं हम तो 5+3+1, ये मैं अलग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में आसानी हो। ये 1, ये नंबर भी मैटर करते हैं। कितने हो गए? 9। शेल नंबर 4 में 1+3+5+7 16। रटने की कोई बात नहीं है, बस इसका स्क्वायर है। शेल नंबर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये इनफैक्ट रिलेशन होता है। अब आपको बात पता चल गई कि पहले शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? एक। दूसरे शेल में ऑर्बिटल की संख्या 4। तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9। और अगर इसी तरह से थोड़ी देर के लिए याद रख, बाद में भूल जाना, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही याद रख लो 1+3। 4 को आप 1+3 करके रखो याद, 9 को 1+3+5 करके रखो याद, 16 को 1+3+5+7 करके याद रखो, और आसानी हो जाएगी आगे चलकर। ये एस ऑर्बिटल के बारे में बात हुई। दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक और काम की बात, पॉइंट नंबर 4 क्या बताया मैंने? एनी ऑर्बिटल इंक्लूडिंग एस, फिलहाल तो हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। एस ऑर्बिटल और एनी ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते इसके अंदर। अब शेल में तो बहुत सारे रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेल में बहुत सारे ऑर्बिटल भी तो होते हैं ना। अच्छा, मैं क्वेश्चन सीधा सा पूछता हूं आपसे, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? आप कहोगे 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? आप कहोगे 8। तीसरे शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? आप कहोगे 18। अब आ जाओ इस बात पर, एनी ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन अगर रह रहे हैं तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो ही मैंने लिख दिया। 4 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 लिख दिए मैंने, इसका डबल कर दिया। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएंगे? 2n² के, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, n की वैल्यू 1। शेल नंबर 1, शेल नंबर 1 का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 2। शेल नंबर 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, n की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8। शेल नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8, वो हमने लिख रखा है। शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? टोटल 18 आते हैं। यहां से 2n² से चेक करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3², 3 का स्क्वायर किया। मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हर ऑर्बिटल में भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने? 2। तो जितने ऑर्बिटल हैं उसके डबल हो जाएंगे। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो ये काम की बात है, आगे ये बहुत कई बार आएगी ये बात, ध्यान से इसको करना। मैंने एस ऑर्बिटल के बारे में आपको बताया
क्या क्या फीचर्स हैं? स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी सारे डायरेक्शन में होता है, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, सबसे कम एनर्जी होती है किसी एक गिवन शेल में। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं अगर एक से ज्यादा हैं तो सबसे कम एनर्जी इसी की होगी। दुनिया के किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दो पाए जाते हैं, दो से ज्यादा नहीं पाए जाते। तो एस में भी दो ही पाए जाते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना रखेंगे। आज की क्लास में मैं एस ऑर्बिटल तक आपको बता रहा हूं, बाकी हम डिस्कस करेंगे इसको अगले क्लास में।